नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है, तो मुझे आशा है कि आपकी अच्छे से पूरी तैयारी हो गई होगी और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। आप आसानी से पास हो जाओगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ मैं आज आपको इस वीडियो में जो भाषा बहुत व्याकरण रहता है, इसके मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, वो भी शॉर्ट में, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और कल के लिए फिर से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, वो है क्या? संधि। तो संधि की कभी कभी 2 नंबर में 2 अंक में परिभाषा पूछ लेता है, तो आप कैसे लिखोगे? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या योग 2 शब्दों के पास पास के वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितनी प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयति संधि। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संधि के एग्जाम्पल होते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, तो उनके आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है आपको वहीं से देखने को डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे स्वागत, तो उसको कैसे विच्छेद करेंगे? सु प्लस आगत, और ये कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। जगदीश जगत प्लस ईश, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हिमालय को कैसे विच्छेद करेंगे? हिम प्लस आलय, जी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। बागीश को बाग प्लस ईश, व्यंजन संधि। विद्यालय को विद्या प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि। मनोरथ में मनः और प्लस रथ, तो जी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। पर प्लस उपकार, तो गुण स्वर संधि। सदा प्लस एप, सदैव को वृद्धि स्वर संधि। नयन को नय प्लस अक, आयदि संधि। नमस्ते नमः प्लस ते, नमस्ते, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। तो जिस संधि के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, हो सकता है पेपर में कल आपको यहीं से देखने को मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है समास। समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके जो क्या होता है, जो नया शब्द बनाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? समास बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है, तो इस मिलन की क्रिया को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो समास होते हैं वो आपके होते हैं 6। ठीक है ना, तो 6 में से आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, उनका एग्जाम्पल बता दे रहा, तो आपको उनको अच्छे से समझना है और याद कर लीजिए इनको बिल्कुल। तो जो पहला समास होता है वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। अब इसमें देखो शब्द से ही स्पष्ट, मतलब जो अव्ययी भाव समास है उसमें जो सब अव्ययी है इसी से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो प्रथम पद तो क्या होता है? प्रधान होता है, और वो क्या होता है? अव्ययी होता है। ठीक है ना, जैसे देखो प्रीति है, इसमें यथा है, जी क्या होते हैं? अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और वो क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, तो दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इनके एग्जाम्पल को भी अच्छे से आपको याद रखना है। अब दूसरा समास होता है आपका तत्पुरुष समास। अब इसका जितने भी, इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में आपको क्या याद रखना पड़ता है? इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने पड़ते हैं। इसमें जो कारक रहते हैं उनका समावेश रहता है इसमें। इसका दूसरा पद क्या रहता है? दूसरा पद प्रधान रहता है और प्रथमा विभक्ति के साथ साथ में सभी जो जितने भी कारक रहते हैं वो उनका समावेश रहता है। जैसे देव वाणी, तो देव की वाणी। जन्म अंधा, जन्म से अंधा, जिक्की से, ये सभी क्या हैं? समास के ही प्रकार हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या रहता है? समास रहता है।
तत्पुरुष समास में कारक रहता है। इसके बाद तीसरा समास होता है अपना द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं और संयोजक शब्द और या एवं जुड़ा रहता है बीच में। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे डेस लगा रहेगा और इसको काय से संयोजक से जोड़ा जाएगा और से जोड़ा जाएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये आपको ये जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है चौथा वाला द्विगु समास। इसमें प्रथम पद कैसा रहता है? संख्यावाचक रहता है। तो आपको याद रखना है, यदि उसमें संख्यावाचक है तो वो कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास। जैसे देखो सप्त मतलब उसमें 7 आ रहा, इसमें त्रि मतलब त्रिभुवन मतलब 3 आ रहा। तो ये क्या है? संख्यावाचक शब्द हैं। संख्यावाचक शब्द रहेगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। जैसे सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का समूह। इसके बाद जो पांचवा होता है वो होता है कर्मधारय समास। इसमें क्या रहता है? इसमें विशेषण, पहला शब्द विशेषण रहता है और दूसरा विशेष होता है। मतलब पहला शब्द इसमें विशेषण रहेगा और दूसरा जो विशेष मतलब उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ। ठीक है, इसकी और एग्जांपल भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपको क्या रहता है? दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और जो इसका जो अर्थ निकलता है वो किसी अन्न के लिए अन्न का बोध कराता है। ठीक है ना, दोनों पद प्रधान नहीं होते और जो इसका अर्थ निकलेगा उससे किसी अन्न का बोध होगा। जैसे 10 आनंद, 10 हैं आनंद, मतलब इससे किसका बोध हो रहा है? रावण का। लंबोदय, लंबा है जिसका उदय, इससे किसका बोध हो रहा है? गणेश जी का। तो जितने भी समास हैं इनके प्रकार और इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। आपको जो तत्पुरुष समास रहता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा टफ रहता है समास में। तो जितने भी ये 5 समास हैं ये बहुत ही आसान रहते हैं तत्पुरुष के अलावा। तो आप तत्पुरुष को थोड़ा सा अलग करके इन 5 पर अच्छे से ध्यान दे दीजिए। यदि इनमें से नहीं आता है तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुषी समास होता है, क्योंकि बाकी के समास आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। इसके बाद भाषा बोध में आता है वाच्य। ठीक है, वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूप परिवर्तन क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से रूप बदलता है वाच्य: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो ये 2 नंबर में परिभाषा आ सकती है आपकी कि वाच्य क्या कहलाता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें आपको उसको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मुहावरा। मुहावरे की कभी कभी क्या होते हैं, परिभाषा भी पूछ लेते हैं 2 नंबर में। तो मैंने उसकी थोड़ी सी परिभाषा भी आपको इसमें बताई है। जब कोई वाक्यांश विशेष अर्थ देने लगता है तब वह क्या कहलाता है? मुहावरा बन जाता है। अब वो मुहावरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताए हैं और आप बाकी की अपनी किताब या गाइड या परीक्षा अध्ययन में से बाकी की याद कर लीजिए, है ना। जैसे पहला है अंगूठा दिखाना, मतलब मना करना। आप इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि राम ने क्या करके अंगूठा दिखा के पैसे देने से मना कर दिया। दूसरा है आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना, इसका भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। आग बबूला होना, क्रोधित होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, घी के दिए जलाना, मतलब प्रसन्न होना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आस्तीन का सांप, धोखेबाज। ठीक है ना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आँखों का तारा तुझे मैंने बताई दिया, आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आग बबूला होना, क्रोधित होना, आस्तीन का ईद का चांद होना, दुर्लभ होना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में आने की बहुत ही अधिक संभावना है इनकी। तो जो आपके भाषा बोध में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कल के पेपर में आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना।
और जो कॉपी है उसको भी आप अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में लिखें, है ना। एक बार जितने भी बच्चे हैं वो MP टॉपर की जो कॉपी होती है उसको देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे लिखना होता है, ठीक है ना।